नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। लोफर। ऐसा लग रहा था मानो हम एक खंभे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हों। बहुत ही कष्ट हो रहा था। ऐसा भी लगने लगा था जैसे हमारे पास इसके सिवाय कोई उपाय ही नहीं हो। हम दोनों एक दूसरे से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो पा रहे थे। मैं उसे समझा समझा कर थक गई थी, पर वो थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर तंग आकर मैंने उस विषय पर अपना सर और न खपाने का फैसला कर लिया। उसे जो समझ में आए समझे, जो करना चाहती है करे। मैं ये नहीं कह सकती थी कि ये महज एक सामान्य घटना थी या गंभीर। मेरी दृष्टि में तो वो घटना सामान्य ही नजर आ रही थी, जबकि उसके हिसाब से तो वो बहुत ही सीरियस घटना थी। दिक्कत तो इस बात की थी, दुगनी उत्तेजना के साथ वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। आखिर मैंने उसे उसी हालत में छोड़ दिया था। धीरे धीरे वो अपने खोल के अंदर सिमटती सी जा रही थी, घोंघे और सीपी की तरह। मुझे लग रहा था कि उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। अगर उसका मन शांत हुआ होता तो वो जरूर मेरे पास आती और मुझे इस बारे में बताती। उसने तो मेरे घर बिल्कुल आना ही बंद कर दिया था। अचानक उसके इस तरह के व्यवहार ने मुझे भीतर से पूरी तरह झकझोर दिया था। मगर मैं क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। मैं तो लाचार थी। मेरा उसके ऊपर क्या अधिकार था? मैं तो उसे केवल समझा रही थी। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। चूंकि हम दोनों पड़ोसी थे, इसलिए आपस में सखी भाव था। वो केवल मेरे पास ही सहज हो पाती थी। वो और उसका पति कम पढ़ी लिखी औरतों को अपने स्तर से काफी नीचे के स्तर का मानते थे तथा उनसे मेल जोल रखना पसंद नहीं करते थे। अक्सर शाम के समय वो मेरे घर आती थी। हम दोनों आपस में बातें करते थे। सुबह सुबह 2 से 2.5 किलोमीटर तक टहलने भी जाते थे। इससे पहले तो वो सुबह 7 बजे तक सोती रहती थी। एक दिन जब मैं सुबह के सैर से लौट रही थी तो उसने मुझे अपनी बालकनी से देखा था। मैं सीढ़ी चढ़कर पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि वो मेरे बरामदे में खड़ी होकर मेरी राह देख रही थी। आप सुबह सुबह टहलने जाती हो? आपने मुझे पहले कभी बताया नहीं। मैं शादी से पहले अपनी माँ के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। यहाँ आने के बाद मेरा ये अभ्यास छूट गया। आप सुबह घर से कितने बजे निकलती हैं? कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ, जरूर चलो। इसमें पूछने की क्या बात है? 1 से भले 2, मैं बोली थी। उस दिन से हम दोनों सैर के लिए साथ साथ निकलते थे। इसके पहले जब मैं अकेली घूमने जाती थी तो रास्ते के दोनों तरफ की हरियाली, सूर्योदय से पूर्व की हल्की लालिमा लिए शांत आकाश, उस अमृत वेला की शीतल हवा और उस सुनसान रास्ते में मैं अपनी अस्मिता को खोजती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था ईश्वर और मैं दोनों साथ साथ चल रहे थे। मेरे आसपास कोई अदृश्य शक्ति विद्यमान रहती थी। मुझे एक परम शक्ति की अनुभूति होती थी। मुझे अकेले रास्ते में जाने से कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि इस इलाके में सभी लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसके अलावा मेरे चेहरे से झलकती गंभीरता और मेरे सौम्य पेशे की वजह से मैं कुछ अलग हटकर भी दिखती थी शायद। इस बार सैर के समय पीछे से मस मस जैसी किसी के पदचाप की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। सांप की तरह रेंगता मंडराता हुआ बहुत ही लंबा वो रास्ता था नदी की तरफ का, और मैं भी बिल्कुल अकेली उस रास्ते में। उस समय धीरे धीरे कर सामने से सूरज अपनी किरणों को बिखेरते हुए दिखाई देने लगा था, परंतु अभी भी हल्का हल्का अंधेरा फैला था। मेरा हृदय डर के मारे थर थर कांपने लगा था, जिसकी वजह से मैं अपनी अस्मिता व अदृश्य ईश्वर के ख्याल के बारे में भूल गई थी। धीरे धीरे पदचाप की वो आहट और तेज होती गई तथा और नजदीक आती लगी। तब तक वो अनजान डर से सामना करने के लिए मैं मानसिक तौर पर तैयार हो चुकी थी, मगर डर के मारे मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। पीछे पलटकर मैं देखने लगी। जो ही मैं पीछे पलटी, मैंने देखा कि एक नव युवक नमस्ते मैडम अभिवादन करते हुए आगे चला गया। चेहरे से वो नव युवक जाना पहचाना सा लग रहा था। बाद में याद आया कि वो तो कभी मेरा छात्र था। ठीक इसी तरह से एक बार और ऐसा ही एक काला कलूटा लंबे चौड़े शरीर वाला एक आदमी मेरे सामने तेजी से आ रहा था।
उसके चलने के अंदाज में ऐसा लग रहा था कि मानो उस सुनसान रास्ते में वो मुझे अकेला पाकर दबोच लेगा। फिर थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई थी अपनी अस्मिता और अदृश्य ईश्वर को। मैं अपना सिर नीचे झुकाकर सहमी सहमी उस रास्ते को पार करने लगी थी। उस समय भी मेरा बदन पसीने से पूरी तरह भीग गया था, लेकिन वो विशालकाय आदमी बिना कुछ बोले अपने रास्ते सीधा चला गया और मैं भी अपना रास्ता नापने लगी। इस प्रकार मेरा मन धीरे धीरे निडर हो गया था। यही वजह थी, इतना होने के बावजूद मैंने अपनी सुबह की सैर जारी रखी थी। इसलिए जब वो मेरे साथ आने लगी तब मैंने अपनी अस्मिता व ईश्वर के बारे में सोचने के अमूल्य क्षण गवा दिए। इसे अपने जीवन का अधूरा पहलू मानकर बिना किसी बहस आरोप के स्वीकार कर लिया था मैंने। दूरदर्शन में प्रसारित होने वाली खबरों से लेकर घर के काम करने वाली तक की समस्याओं के बारे में बात करते करते हम दोनों ने सैर करना शुरू कर दी थी। इतना लंबा रास्ता बातों बातों पार हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि ऐसा भी होता था कि दोनों में से जब कोई बीमार पड़ जाता था तो एक शाम पहले ही एक दूसरे को इस बारे में बता देते थे कि सुबह वो निकल नहीं पाएगी। जब कोई एक नहीं जा पाता था तो दूसरा भी अपना सैर के प्रोग्राम को कैंसिल कर देता था। इस प्रकार हमारे भाईचारे में और अधिक बढ़ोतरी होती गई। प्रसंगवश कभी कभार कोई हम दोनों में से किसी अकेले को देखता था तो जरूर दूसरे के हाल चाल के बारे में पूछता था। हम कभी भी किसी दूसरे के घर की भेद की बातें नहीं करते थे, अतः घूमने में एक तरफ की अनुपम शांति मिलती थी और उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता था। इसलिए उसके माँ पिताजी व पति मेरे साथ दोस्ती रखने के लिए उपदेश दिया करते थे। अब तक हम दोनों के बीच काफी घनिष्ठता हो गई थी, यहाँ तक कि अपने सुख दुख के बारे में एक दूसरे को बताने लगे थे। दूसरे पड़ोसियों की तरह हम एक दूसरे से कभी ईर्ष्या नहीं करते थे। ये अलग बात है कि हम दोनों के बीच सब्जियों के लेन देन का रिश्ता कभी नहीं बन पाया था। वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील थी। अगर कोई उसे कुछ बोल देता था तो वो बात उसके दिमाग में कई दिनों तक घूमती रहती थी। मैं उसको बीच बीच में समझाती रहती थी कि किसी की भी फालतू बात पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अधिकांश समय बिना मतलब की बातें करते रहते हैं। कहते समय उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि उनकी इन बातों से किसी को कष्ट भी हो रहा था। इसलिए इन सब बातों को पकड़कर बैठ जाने से हमें बेकार में दुखी होना पड़ता है। मेरी इस सोच की वजह से वो मुझसे प्यार करती थी। कहती थी, हम दोनों के परिवार ऐसे ही ठीक ठाक हैं, हम लोगों को किसी के भी साथ कुछ लेना देना नहीं। धीरे धीरे मैंने अपनी पुरानी आध्यात्मिकता दुनिया को छोड़कर इस भौतिक दुनिया में प्रवेश कर लिया था। बहुत दिन बीत चुके थे ईश्वर और मेरी अस्मिता को भूले हुए। अब अक्सर बातें होती थी हम दोनों के मायके की, काम वाली नौकरानी की तथा उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो कभी मेरे बाल बच्चों के बारे में। बातें करते करते हम नदी की तरफ घूमने जाते थे तो बातें करते करते हम अपने घर लौट आते थे। मार्ग में दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। थोड़ी सी दूर एक शमशान घाट भी था और उसके आगे एक अकेली छोटी सी बिल्डिंग थी जिसके सामने बोर्ड पर उसका नाम मैगजीन अंकित था। इस बिल्डिंग के चारों तरफ माटी का स्तूप भी बना दिया गया था ताकि उसमें रखे हुए बारूद को असामाजिक तत्वों की नजर से बचाया जा सके। हर दिन सैर के लिए जाते समय हम देखते थे रात पाली की ड्यूटी पूरी कर मैगजीन का गार्ड अपने घर जाता था तो दिन पाली की ड्यूटी के लिए वहां एक नया गार्ड तैनात होता था। हम दोनों उस मैगजीन तक जाकर लौट आते थे। लौटते समय मैं धतूरे के फूल व बेल पत्ते लाती थी तो वो पानी में डालकर नहाने के लिए नीम के पत्ते। मैंने चलते समय एक बार उसको एक कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार आधी रात के समय मैगजीन के पास एक नृशंस हत्या हुई थी। एक गार्ड का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसी रात को ही उसने अपने सपने में काल पुरुष को भी देखा था। सैर की आदत ऐसी पड़ गई थी कि कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होने पर भी मैं झटपट से 5:30 बजे उठ जाती थी, यही सोचकर कि कहीं वो मेरी प्रतीक्षा न कर रही हो। वो भी अपने मोबाइल में अलार्म भरकर सोती थी ताकि समय पर उठकर आधे पौने घंटे का वॉक कर सके। सुबह सुबह अगर कोई दोनों को टहलते हुए देखता था तो जरूर कहता था, मानना पड़ेगा आप दोनों स्वास्थ्य के बारे में काफी जागरूक हैं। पूरे दिन भर में
मात्र ये समय ही तो हमारे लिए आज़ादी का समय है। नहीं तो जहाँ भी जाओ उनके साथ जाओ, जो भी करो उनके लिए ही करो। खुद के लिए सुबह की सैर का ही समय मिलता है, अतः उसे अच्छे ढंग से अपने लिए जी लेना चाहिए। अब वो 2 महीने के लिए अपने पीहर चली गई। मैं सुबह की सैर बंद करके सुबह देर तक आलसी की तरह सोने लगी थी। ना कोई अस्मिता, ना कोई ईश्वर मुझे इसके लिए प्रेरित कर पाते। अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं निकल पाती थी। पीहर में 2 महीने रहकर वो जून के अंत में यहाँ लौट आई थी। लौटने के तुरंत बाद उसने मुझसे यही सवाल किया था, आजकल वॉक पर जाती हो क्या? जवाब में मैं हंस दी थी। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद सब बंद है। अकेले जाने का मन ही नहीं होता, आलस लगता है, सो जाती हूँ। वो हंसकर पूछने लगी, तब मेरे लिए वॉक छोड़ रखी थी? ठीक है, कल से जाएंगे। हाँ श्योर, उसी समय। हाँ उसी समय। दूसरे दिन से फिर हमारी सैर शुरू हो गई थी। इस बार वो अपने पिताजी के घर से जॉगिंग वाले जूते लेकर आई थी। उन्हीं जूतों को पहनकर थोड़ा शर्माते हुए बोली थी, जब मैं हमारे घर में थी इन्हीं जूतों को पहनकर वॉक करती थी। घर में बेकार पड़े थे, इस बार अपने साथ लेकर आ गई। देखने में खराब तो नहीं लग रहा है। वे सफेद रंग के एक्शन के जूते थे। मुझे बहुत खुशी लग रही थी उसकी वॉक की जोर शोर तैयारी को देखकर। एक दिन जब हम दोनों बात करते करते उस झाड़ियों से भरे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हमारे सामने से 1.5 फुट का सांप सरसराते जंगल की तरफ चला गया। ऐसे तो हर दिन हम दोनों उस रास्ते पर कभी मरा हुआ बिच्छू, तो कभी मरा हुआ गिरगिट, तो कभी कभी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचला हुआ सांप देखते थे, मगर जिंदा सांप अभी तक कभी भी नजर में नहीं आया था। उस दिन हम दोनों अपने तय स्थान मैगजीन तक नहीं जा पाए थे, रास्ते से ही लौटकर आ गए थे। उस रास्ते में 2 ढलानें थी। जाते समय उस ढलानों से आराम से नीचे उतर जाते थे। आते समय ढलान चढ़ते समय हम दोनों का अच्छा खासा व्यायाम हो जाता था। उस दिन बिना ढलान चढ़े ही लौट आए थे। रास्ते भर केवल सांप की ही चर्चा। इस अंचल में इतने सांप क्यों? यहाँ के लोग सांपों को ही क्यों मारते हैं? मैं समझाती थी, मैं तो यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। सांप के काटने से किसी को मरता हुआ तो नहीं देखा है और ना सुना है। दूसरे दिन सुबह सुबह उस सांप की बात को भूलकर मैं सैर के लिए तैयार हो गई थी, मगर वो अपने घर से नहीं निकली थी। मेरे काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद वो नींद से जागी थी। अलसाई आंखों से बाहर निकली तथा दुपट्टे को ठीक करते हुए बोली थी, आज मैं बहुत देर तक सो गई थी। आज वो इतनी देर से उठी थी कि जूते पहनने का भी समय नहीं मिला। हम दोनों उसी पुराने रास्ते पर घूमने निकले थे। कुछ दूर तक पहुंचे ही थे कि अचानक वो रुक गई, बोलने लगी, इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, इस रास्ते में सांप निकला है ना। ये सुनकर मैं दूसरा विकल्प ढूंढने लगी। हमारे पास दूसरा विकल्प था कि कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार से होकर थाना बाजार की तरफ एक चक्कर काटकर घर लौटा जा सकता था। आखिरकार हम लोगों ने वैकल्पिक रास्ते पर जाने का फैसला किया। अभी तक कॉलोनी में सभी लोग सोए हुए थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। आपस में बात करते करते हमने अपनी वॉकिंग शुरू कर दी थी। मैं बोलती जा रही थी, वो हामी भरती जा रही थी। अचानक वो चिल्लाई, अरे मैंने देखा कि एक युवक साइकिल चलाते हुए हमारे पास से गुजरा। मैंने सोचा कि वो उसका दूध वाला होगा। उसको देखकर वो कुछ बड़बड़ा रही थी। वो युवक हमारे पास से काफी दूर तक जा चुका था। वो बोलने लगी, देखो क्या किया। मतलब? यहाँ पर मुझे जोर से थपका कर चला गया। बोलते बोलते वो दाहिने कंधे के नीचे गले के पास वाली जगह को दिखाने लगी। अरे, मैं भौचक्की रह गई। मैं तो सोच रही थी कि वो तुम्हारा दूध वाला होगा। तुम उसके साथ बात कर रही हो, ऐसा कब हुआ? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। फिर कॉलोनी के भीतर इतना दुस्साहस किसने किया? वो लड़का थोड़ी दूर जाकर पीछे घूमकर हमारी तरफ देख रहा था। 22-23 साल का मजदूर लड़का लग रहा था। दौड़कर उसको पकड़ने की भी अवस्था नहीं थी मेरी। इस तरह की अचानक घटना में मुझे क्या करना चाहिए, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। हम घर लौट आए थे। उत्तेजित होकर वो बता रही थी कि कैसी पीड़ा महसूस कर रही थी वो। मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी लंबी अवधि हो चुकी थी।
पर मेरे सामने ऐसी घटिया कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। मैं घर आकर मौन होकर बैठ गई थी। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी घटना मेरे सामने घटित हुई, पर मुझे मालूम नहीं पड़ा। उस लड़के ने पीछे की तरफ से आकर हमला किया था, किसी एक विश्वासघाती आतताई की तरह। मुझे कैसे उसकी साइकिल की चैन व पहियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। बच्चे अभी तक सोए हुए थे। मैं चिंता मग्न होकर बैठी थी। प्रातः 9:30 बजे का समय होगा। मैं धुले कपड़े सुखा रही थी बालकनी के पास। वो अपनी बालकनी से जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या हुआ? क्या बोल रही हो? मैं आ रही हूँ। मैंने अभी तक पूजा भी नहीं की थी, फिर भी मैंने अपना दरवाजा खोला। वो आते ही बोलने लगी। मैं घर लौटने के बाद तुरंत नहाई, फिर भी पता नहीं क्यों घिन लग रही है मुझे। लग रहा है शरीर पिघलता जा रहा है। मेरे जीवन में अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसे मेरी दोस्त कई बार बताती थी कि उसे टाउन बस में यात्रा करते समय कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए डर के मारे मैं तो कभी भी टाउन बस में सफर नहीं करती थी। ऑफिस गाड़ी से ही कॉलेज जाती थी। मैं तो उस लड़के के चेहरे को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। वो अपने हाथ पैर मटका मटका कर अपने मन की अशांति को उजागर कर रही थी। उसकी आंखों से अपमान के आंसू फूट पड़े थे। मैं उसको समझाने लगी, इसको एक दुर्घटना समझकर भूल जाओ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उस आदमी ने अचानक पीछे से हमला किया था। अचरज की बात है, आज ही हमने पहले वाले रास्ते को छोड़कर ये रास्ता चुना था। सही पूछो तो जब जब जो होना है तब तब वो होकर ही रहता है। मेरी इन बातों को सुनकर शांत होने के बजाय उसका गुस्सा भड़क उठा। तेज आवाज में बोलने लगी, कैसे भूल जाऊंगी? आप नहीं जानती हैं मुझे कितना कष्ट हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई पर आपको कैसे मालूम नहीं पड़ा? हालांकि ये बात सही थी कि मैं ना तो मेरे ईश्वर ना ही मेरी अस्मिता से संबंधित विचारों की उधेड़ बुन में लीन थी, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान इस तरफ कैसे नहीं गया। मैंने कहा, सच बोल रही हूँ, जब तक तुमने मुझे बताया नहीं तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तुमने उस साइकिल सवार को धक्का क्यों नहीं दे दिया? आप तो जानती हो मैं तुरंत ही नींद से जागकर आपके साथ जा रही थी। आपने जब मुझे आवाज दी थी तभी तो मैं उठी थी और केवल पानी के छींटे मारे थे मुंह पर। मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? आपके साथ क्यों नहीं? मेरे साथ भी हो सकता था अगर मैं बाईं तरफ ना होकर दाहिनी तरफ होती। हाँ, वो उदास होकर बोली थी। ये घटना तो दुर्घटना है। दुर्घटना में कौन मरेगा, किसका पैर टूटेगा, क्या ये कोई बता सकता है? वो सोफे से उठकर बोलने लगी थी। मैं क्या करूंगी? मेरा अंदर ही अंदर दम घुट रहा है। किसी को ये बता भी नहीं पा रही हूँ। मेरी माँ ने फोन किया था, उसको भी बता नहीं पाई। मेरे माँ पिता को अगर पता चलेगा तो वे मेरे पति को गाली देंगे, मगर उनकी क्या भूल है? उस लड़के का चेहरा बारंबार याद आता था। काली शर्ट पहने हुए था अपने काले शरीर पर। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा था साइकिल पर? क्या सोचकर उसने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया था? क्यों उसके दिमाग में एक शैतान घुस गया था जिसने उससे ये काम करवा दिया? शायद ऐसे ही तो दुर्दिन आते हैं। देखो, तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं घटा ना। तुम क्या जानो, पीर पर आई जाके पाँव ना फटी बिवाई। बच्ची की तरह बचकाना अंदाज में कहने लगी थी वो। मैं चकित होकर उसकी तरफ देख रही थी। वो क्या बोलना चाहती थी? मेरे साथ ऐसी घटना होने से क्या वो खुश होती? ये मुझे भी भुक्तभोगी सोचकर उसको सांत्वना मिलती। मैं उसके दुख की धूल को पोंछते हुए बोली थी, तुमने अपने पति को ये बात बता दी क्या? नहीं, अभी तक तो किसी को भी नहीं। किसी को मत बताना। एक बुरा सपना मानकर उसको भूल जाओ। मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिन भर हम अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। इस बार वो शाम को भी मेरे घर नहीं आई थी। दूसरे दिन 9:30-10 बजे के आसपास मुलाकात हुई थी, फिर बालकनी में। वो सैर के बारे में पूछ रही थी। मैं कुछ जवाब देती उससे पहले ही वो अपने घर के अंदर घुस गई। थोड़ी देर के बाद मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो सामने खड़ी थी।
घर के अंदर घुसते घुसते ही वो कहने लगी थी, आज मैंने उनको ये सारी बातें बता दी हैं। जब वे अपने सारे भेद मुझे बता देते हैं और मेरे सारे भेद उनको मालूम है, तब इस बात को छुपाने से क्या फायदा। मन ही मन सोच रही थी, उसने ये कुछ अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि कल जब उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होगा तो उसका पति इस बात को आधार बनाकर उसको गाली देगा, क्योंकि उसकी इसमें कोई भूल नहीं थी। हालांकि उसकी इसमें कोई भूल नहीं थी, महज एक संयोग ही था। मैं उससे पूछने लगी थी, क्या कहा आपके पति ने? जब आप साथ में थी तब ये कैसे हो गया? आप कुछ नहीं कर पाई? उस आदमी को कैसे छोड़ दिया? मैं क्या कर पाती? बड़ी असहाय होकर बोली थी। घटना क्या है जानने से पहले तो वो लड़का काफी दूर जा चुका था। मैं तो यही सोच रही थी कि वो आपका दूध वाला होगा। कैसे वो मेरा दूध वाला होगा? झुलसाकर बोली थी वो। मेरे पति कह रहे थे कि आप पर भरोसा करके ही उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दी थी। फिर आपने कैसे कुछ नहीं किया? आपके पति को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? ये घटना मेरे साथ भी तो घट सकती थी, यदि मैं तुम्हारी जगह और तुम मेरी जगह पर होती। मैं भी तो एक औरत ही हूँ। उन्हें मेरी ये बात समझनी चाहिए। मेरी बात से वो संतुष्ट नहीं थी। वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन आदतन मेरी नींद टूट गई। उठकर मैंने अपनी सैर वाली पोशाक पहन ली। रोज की तरह सीढ़ी से उतरकर मैं अपने उसी पुराने रास्ते पर टहलने लगी। पिछले दिनों की बातें काले काले बादलों की तरह मेरे मस्तिष्क पर मंडरा रही थी। इसलिए तो मेरे मन को ना कोई अस्मिता ना कोई ईश्वर आकर्षित कर सके। उस दिन वो लड़का भी नहीं मिला। मैंने घर लौटते समय उसको बालकनी में खड़े देखा था। जब मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रही थी तभी वो मेरे बरामदे में आ पहुंची। आते ही पूछने लगी थी, आप सैर के लिए गई थी क्या? हाँ। इतनी बड़ी घटना के बाद भी? हाँ। डर नहीं लगता आपको? नहीं। डर क्यों? संसार में मृत्यु है, ये सोचकर क्या हम जीना छोड़ देंगे? जीवन में कितने आंधी तूफान, कितने संकट हैं। इसका मतलब तो ये कतई नहीं कि हम जीवन का उपभोग करना छोड़ दें। दुर्घटनाएं तो जीवन का एक अंग है, इसलिए इस अभ्यास को क्यों छोड़ दूंगी? उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। उल्टा वो पूछने लगी, अगर वो लड़का एक बार और आ जाता तो क्या होता? ना ना, अब वो लड़का कभी नहीं आएगा। और अगर वो लड़का आ भी जाता तो मैं उसको नहीं छोड़ती, उसकी हड्डी पसली एक कर देती। बात ऐसी है, हम औरत हैं, अतः हमारे मन में हमेशा डर बना रहेगा। यही तो कारण है, इसलिए तो मैं गई थी, मन का डर दूर करने के लिए। अगर मैं नहीं जाती तो ये डर मुझे सदा के लिए डस लेता। आप क्या बोल रही हो? मैं मुस्कुरा दी थी। साड़ी में सज धज कर तो तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, मैं उसे बोलने लगी। मगर ऐसी क्या बात है, सुबह सुबह साड़ी पहनी है, कहीं जा रही हो क्या? नहीं, ऐसे ही। उनको मेरा सलवार सूट पहनना पसंद नहीं आता है। कहते हैं आज से तुम साड़ी ही पहनो, साड़ी पहनना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। उस घटना के बाद उन्हें थोड़ा डर भी लगने लगा है। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो समय दूर नहीं है जब ये औरत अपने खिड़की दरवाजा सभी बंद कर घर में ताला लगाकर रखेगी खुद को। वो मेरे बारे में क्या क्या सोचती होगी। इन बातों की किसी भी प्रकार चिंता किए बगैर मैं बोली, अच्छा तो मैं जा रही हूँ। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।